Hello, viewers, and welcome to another episode of The Big Leap. And this is an episode we have been waiting quite some time to do. We have with us Mr. Nilesh Shah and Mr. Nirav Shah. Nilesh Bhai and Nirav Bhai are brothers. Nilesh started a very successful firm in Ahmedabad called as Yash FinServe in 2004. Before that, he used to work in the mutual fund distribution space. Then he started off on his own. Then Nirav Bhai, the younger brother, joined in 2008. And since then, they have a very successful practice, today managing financial investments and distribution for almost 300 plus families, 1,000 plus investors. And they are well known in Ahmedabad, Gujarat, and across the distribution circle. So Nilesh Bhai and Nirav Bhai, thank you so much for joining us on Big Leap. Thank you for taking out time. Why don't you start कि आपने कैसे शुरू किया, यश फिनसर्व कैसे शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी जर्नी कैसे यहाँ तक हम पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मेरे एसेट को हमको इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं 1997 में अहमदाबाद आया था। तब मैंने आशीष भाई और कौशल भाई, DSFS करके फर्म थी अहमदाबाद की लोकल फर्म, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैंने 7.5 साल तक वहाँ पे जॉब की वहाँ पे। और 2004 में मैंने वहाँ से रिजाइन करके मैंने मेरा खुद का बिजनेस चालू किया। और तब से लेके फिर नीरव 2008 में मेरे साथ नीरव ज्वाइन हो गया उसके अंदर। तो तब से लेके हम लोग आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अंदर। So नीरव भाई, how was your experience जब 2008 में आपने ज्वाइन किया, तब क्या सेटअप था और तब से लेके दोनों मिलके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ना, तब तक तो काफी अच्छा भैया ने प्लेटफॉर्म सेट करके रखा था। इनफैक्ट एंड आई वाज बैकग्राउंड फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकिंग। तो 2001 से लेकर 2008 तक का जो मेरा तो एक्सपीरियंस था टिपिकल स्टॉक ब्रोकिंग का था। तो उसके बाद ये एक्सपीरियंस था कि ब्रोकिंग में जो सेटअप है, उसके बाद 2001 में थे वहीं स्टे कर रहे थे 2008 में। देन वी डिसाइड कि नहीं, कुछ चेंज करना है और कुछ सेटअप ऐसा करना है कि इन फ्यूचर में कुछ अपने ग्रो कर पाए प्रॉपर्ली। तो उसके बाद 2008 में ज्वाइन किया और ऑलरेडी भैया का सेटअप था ही अच्छा। और 2008 में ज्वाइन करने के बाद फिर काफी तरह धीरे धीरे ग्रेजुअली हमने मतलब ग्रो किया कंपनी, और आज की डेट में काफी अच्छा ग्रो हम काम कर रहे हैं। ग्रेट। तो जब आपके नीलेश भाई, जब आपने शुरू किया तो इनिशियली आपके पास कुछ क्लाइंट्स तो रहे होंगे, तो उनको आपने अपने सेटअप पे, जब आपका नया सेटअप था, आप कैसे लेके आए? वो शुरुआत का अनुभव कैसा था? नहीं, मैं बैकग्राउंड तो मेरे पास पहले से ही था। तो जो मेरे एग्जिस्टिंग जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था, तो वहाँ से ही मेरा ऑलरेडी अच्छे खासे क्लाइंट में डायरेक्टली अप्रोच, मतलब वहाँ पे खुद आशीष भाई हम लोगों को अलॉट किए हुए थे, तो मैं डायरेक्टली उनको अप्रोच करता था वहाँ पे। तो फिर मुझे बाद में रिजाइन करके मुझे इतना ही तकलीफ नहीं पड़ी है कि नॉर्मल लोगों को जैसे तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको मैंने धीरे धीरे अप्रोच करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे नहीं, मैं वहाँ से रिजाइन करके मैं मेरा खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे वो लोग मेरे साथ जुड़ते गए और धीरे धीरे मेरे क्लाइंट बढ़ते गए उसके अंदर। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे को सेटअप करने में 2 से 2.5 साल लगेंगे, और मेरा सेटअप 6 महीने में ही हो गया पूरा। और 6 महीने के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 15 करोड़ रुपए ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका था उसके अंदर। तो मुझे फिर वो वरी नहीं लग रही थी कि मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो वो पूरा 6 महीने में मुझे पता चल गया था कि मैं अच्छी तरह से ये बिजनेस रन कर सकूंगा। तो धीरे धीरे ऐसे क्लाइंट जुड़ते गए, और जो नए नए रेफरल्स, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट मेरे पास थे, उनसे मैं नए नए रेफरल भी कलेक्ट करने लगा उनसे। तो उनसे मुझे बहुत मतलब जो हेल्प वहाँ पे मुझे मिल रही थी, वो मैं जॉब छोड़ने के बाद भी वही क्लाइंट मेरे साथ काम करने के लिए सब रेडी हो गए उसके अंदर। तो मुझे इतना पेनफुल नहीं हुआ है। जो नॉर्मल जो अलग से काम करने पहले शुरुआत में जो तकलीफ होती है, वो मुझे वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इवन हम लोगों ने जब स्टार्ट किया ये, तो यस फिनसर्व का फोकस यही था कि क्लाइंट फर्स्ट पॉलिसी, द क्लाइंट सेंट्रिक, मतलब हमारा ऑलरेडी जो सेटअप था एक्चुअली। और क्लाइंट सेंट्रिक पॉलिसी होता है नॉर्मली क्या डिसीजन लेने में काफी दिक्कत नहीं होती है। आप पॉजिटिवली क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइंट के लिए जो बेनिफिशियल है वो डिसीजन ले पाते हैं, और उसकी वजह से क्या एक रेफरेंस जनरेट होता है।
किसी भी क्लाइंट में कुछ अच्छा डिसीजन नहीं लिया है या कुछ प्रॉपर डिसीजन नहीं हुआ है, देन इट मेक अ ह्यूज लॉस फॉर अस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारा ये जो पॉलिसी था, पॉलिसी की वजह से ही रेफरल क्लाइंट काफी सारे जनरेट किए, और उसकी वजह से ही हम लोग मतलब अच्छी तरह आज काम कर पा रहे हैं। सेकंड पार्ट है सर्विसिंग। सर्विसिंग अगर आप अच्छा दे रहे हैं क्लाइंट को, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके पास सेटिस्फाइड होगा, तो सेटिस्फेक्शन होने के बाद वो रेफरल दे पाएगा। और सेकंड पार्ट रिटर्न आएगा, अगर सेटिस्फाइड है सर्विसेज से, देन ही विल थिंक कि क्या रिटर्न बैठ रहा है मुझे मेरे फंड्स का, मेरे इन्वेस्टमेंट्स का। तो ग्रेजुअली आप अगर उसको अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे, तो रेफरेंस क्रिएट होने वाले हैं ओवर द पीरियड, और रेफरेंस होके आज हम लोग यहाँ स्टैंड कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ रेफरेंस। श्योर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब आप बात करते हैं तो आई वुड रियली लाइक यू टू थिंक एंड टेल अस अबाउट दैट, बिकॉज आवर व्यूअर्स विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो। जब आप स्टॉक ब्रोकिंग के बैकग्राउंड से आते हैं और फिर आप जब म्यूचुअल फंड्स उन्हीं क्लाइंट से बात करते हैं, तो वो क्लाइंट में चेंज कैसे होता है? क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग वाले क्लाइंट्स थोड़े से ज्यादा एक्शन वाले रहेंगे, दे वुड लाइक टू ट्रेड मोर, while in mutual fund you will try to tell them ki buy and hold more. So how do you convert that client from a trading mode to a holding mode? उसमें क्लाइंट ने जो 2003 से लेकर 2007 में जो बुलिश ट्रेंड हुआ, then market crash in 2008. Yes. So क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि भी जो ट्रेड कर रहे हैं, और ट्रेड करने के बाद जो 2008 में जो सिचुएशन था, उसके बाद क्लाइंट को रियलाइज हुआ कि भी इसमें इतना पैसा बन नहीं रहा है, और किस कैटेगरी में क्लाइंट काम कर रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्लाइंट का क्या रिस्क एपेटाइज है, एसेट एलोकेशन क्या हो रहा है, तो क्लाइंट को पता ही नहीं था। इनफैक्ट प्रोडक्ट नॉलेज नहीं था, किस कैटेगरी में वो काम कर रहे हैं, कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें ग्रेजुअली म्यूचुअल फंड में के फंडा क्लियर है यार, किस कैटेगरी में क्लाइंट को जाना है, कौन सा प्रोडक्ट क्लाइंट को चाहिए, क्लाइंट का जो रिस्क एपेटाइज है वो हम समझ रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं, और क्लाइंट को ऐसे सजेस्ट होता है तो क्लाइंट का ऑटोमेटिकली वेल्थ क्रिएट होने वाला है। और सेकंड थिंग, स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड्स होता है वो टिपिकल, कई बार क्लाइंट क्या होता है कि वो चीज ऑब्जर्व कर नहीं पाता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, वो पेन जो होता है वो बैड कर नहीं पाता है, और उस लेवल पे एग्जिट होता है जहां से मार्केट टर्न अराउंड होता है। तो ग्रेजुअली क्लाइंट को वो कन्विंस किया, ट्राई किया, ऐसा किया कर सकते हैं, ये अच्छा ऑप्शन है। आप इनिशियल आप थोड़ा पैसा इसमें ट्रांसफर करो, इनिशियल थोड़ा, लेकिन ग्रेजुअली वो ग्रो होता रहेगा। और ग्रेजुअली क्लाइंट ने पैसा भी दिया, आज की तारीख में क्लाइंट ने अच्छा पैसा स्टॉक ब्रोकिंग से पैसा ट्रांसफर करके अपने को म्यूचुअल फंड में दिया है। करेक्ट। क्योंकि आपको डे टू डे में रिसर्च करना है, काफी सारा एनालिसिस करना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो वो डे टू डे लाइफ में क्लाइंट कर नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। और उसके काफी सारे लाइफ रिक्वायरमेंट भी है, उसकी ऑब्जेक्टिव भी है कि यहाँ मुझे पैसा चाहिए, कब कितना चाहिए पैसा, वो भी अगर हमने सेट करके दिया हुआ है उसके लाइफ के स्टेज के हिसाब से, तो क्या है कि उसको कंफर्टेबल है, और एसेट एलोकेशन भी थोड़ा प्रॉपर हुआ है उसका पोर्टफोलियो में, तो क्या इतना उसको तकलीफ नहीं रहेगा। जैसे लेट्स से कोविड का सिचुएशन था, तो उसका कुछ फंड्स, कंटिजेंसी फंड्स अवेलेबल है, देन ही कैन रिलैक्स कि ना मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, और मेरा जो बिजनेस है या जॉब है, क्राइसिस है, तो भी उसका वो मैनेज होने वाला है, वो पार्ट टेक केयर हो जाएगा, नथिंग टू वरी उसके लिए। तो नीलेश भाई, 2004 से लेके आज तक करीबन 17 साल में क्लाइंट्स किन चीजों के वजह से आपके साथ जुड़े रहते हैं? मतलब यश फिनसर्व में जैसे आपका एसेट एलोकेशन है, मल्टी एसेट प्रोडक्ट्स है, बट वो कॉमन लिंक क्या होता है जिसकी वजह से यू सी दैट क्लाइंट्स टेक ऑन एंड दे आल्सो मेक मनी देन? हम लोग सबसे तो पहले उनको दो चीजें सबसे ज्यादा मेनली हम लोग पुश करने देते हैं। एक तो कोविड की सिचुएशन के देखने के बाद तो हम लोग पहले जानते थे मेडिक्लेम और उसका टर्म प्लान, ये दोनों चीजें होनी चाहिए उसके सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में, उसके अंदर फिर बाद में उसका इन्वेस्टमेंट का पोर्शन स्टार्ट होता है उसके अंदर। तो हम लोग जब इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस का तो गोल प्लानिंग करके हम लोग डिसाइड करते हैं। बिजनेस क्लास में वो कम होता है, पर जो सैलराइड पीपल होते हैं उसमें गोल प्लानिंग ज्यादा रहता है उसके अंदर। तो उसमें उसको साथ में उसकी वाइफ और बच्चे हो तो बच्चे सबको साथ में रख के हम लोग पूरा एक प्लान तैयार करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेशन देते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट में जाना चाहिए उसके अंदर, और एक कंटीजेंसी फंड भी रखते हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर आए तो आपका 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का आपका पैसा वो कंटीजेंसी फंड वहां पे रहना चाहिए। तो जब भी आपकी
वो ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है तो वो पैसे वहां से निकाल के आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि फाइनेंशियल प्लान हम लोग एसेट एलोकेशन करके उसको सही तरीके से मैनेज करते हैं उसके अंदर। और 1-to-1 हमारा इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ ज्यादा होता है उसके अंदर। मैं पर्सनली भी खुद भी क्लाइंट के पास जाता हूँ और उनसे फॉलो अप करता हूँ। So I'll just introduce my colleague here, Darshan Desai. Darshan takes care of the relationship from our side in Ahmedabad. Darshan has been managing the Yash Finserv relationship for quite some time now. So I'll request Darshan to share his thoughts about managing this relationship. नीलेश भाई और नीरव भाई को मैं काफ़ी अरसे से जानता हूँ। उन लोग जब से मैं मेरा ज्वाइन किया है तब से मेरा रिलेशनशिप मैनेजिंग मैं उनका मैनेज कर रहा हूँ और जब उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि जब भी मैं उनका अप्रोच देखता हूँ तो वो ऑलवेज सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रहा हुआ है। जब भी मैं उनके वहाँ पे उन लोगों को मिलने जाता हूँ तब मुझे हमेशा कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, नई चीज़ जानने को मिलती है मार्केट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। जब भी इंडस्ट्री नॉर्म्स या सेबी कोई नॉर्म चेंज करता है या फिर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आता है तब भी मैंने उन दोनों चीज़ों के लिए मैंने कभी भी उन लोगों के वहाँ से कोई नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव बातें नहीं सुनी है। वो ऑलवेज वही कहते हैं कि ये सब चीज़ उतार चढ़ाव और सेबी का जो भी गाइडलाइंस आता है वो क्लाइंट के बेनिफिट रहता है। हालांकि हम भी क्लाइंट के लिए ही काम करते हैं तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो ये मेरा उनके साथ का एक एक्सपीरियंस है। So thank you so much Nilesh bhai and Nirav bhai or looking forward the same support to you. So thank you sir and all the best to you also sir for your future endeavors. Thank you Darshan. So my last question to all our guests is always, how do they look at this profession going ahead? What is their experience? What advice will they give to other people जो कि distribution को एक profession की तरह देखते हैं आगे के? मेरे हिसाब से प्रोफेशन तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लंबे टाइम के लिए चलाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन है और एक तरह से आप समाज को भी हेल्पफुल हो रहे हो कि लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करके उनका फ्यूचर प्लानिंग करके उनका बच्चों का पढ़ाई के लिए, अच्छे पढ़ाई के लिए, उनके बच्चों की शादी के लिए और रिटायरमेंट, ये सारी चीजें आप उनके लिए एक पैसा सेविंग्स जनरेट एनकरेज करके उन सारे गोल्स को आप सेटिस्फाई उनके कर सकते हो इसके अंदर। तो ये प्रोफेशन मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है और ये उसकी फैमिली को इन सारी चीजों से अच्छी फ्यूचर उनको दे सकता है, कहने का मतलब उसके अंदर। So thank you Nilesh bhai and Nirav bhai for your time. We wish you and the Yash Finserv team all the very best. आप लोगों ने काफी बुलंदियां छुई है and we really hope and pray that you will reach much more bigger milestones in the future. And thank you for your association with Mere Asset. We have grown, both the organizations have grown together and we look forward to many such milestones ahead. And thank you viewers for watching another episode of the Big Leap from Mere Asset. We will continue to bring such stories again in the future. Till then, take care and bye-bye. Okay, thank you. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.